हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस डिजिटल क्लास के अंदर। हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में। और जो बायोमोलिक्यूल है, इस बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड अपने पास बायोमोलिक्यूल है। चर्चा हम लोग कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है, उस न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किससे होता है? उसका बच्चों निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो हम लोगों ने बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण अनेकों न्यूक्लियोटाइड से होता है। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है? जैसे अपने पास में ये मान लो बच्चों, यहां पर क्या है? ये है राइबोज शुगर, और इसमें मान लो बच्चों यहां पे जुड़ गया नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार। तो राइबोज शर्करा, ये बच्चों यहां पे है राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के मिलने से क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ बच्चों क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट समूह। तो बच्चों अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। अब अनेकों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बच्चों क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, डीएनए आरएनए बन जाता है। चलिए हम इसी बात से आगे पढ़ते हैं। आज ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। बच्चों बात हम करते हैं यहां पे सबसे पहले वाटसन क्रिक मॉडल। वाटसन क्रिक मॉडल, वाटसन क्रिक मॉडल जो हुआ करते हैं, ये बच्चों वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए का है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि साहब डीएनए की जो संरचना होती है, जो बच्चों डीएनए की संरचना है, ये होती है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक ने दिया। बच्चों डीएनए जो है, उस डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स प्रकार से। इस बात को बताया था सबसे पहले वाटसन ने और क्रिक ने। तो वाटसन तथा क्रिक ने यह बताया था कि डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडलाकार संरचना होती है। अब वाटसन तथा क्रिक की डबल हेलिक्स संरचना कैसे होती है, आइए आपको दिखाते हैं इस प्रकार से। जैसे यूं, ये बच्चों यहां पर एक चेन है, एंड ये जो बच्चों आप यहां पर देख रहे हो, ये यहां पे है दूसरी चेन। तो कहने का मतलब ये है कि वाटसन तथा क्रिक ने बताया था कि साहब डीएनए जो है, उस डीएनए के अंदर दो चेन होती है, डीएनए की दो श्रृंखला पाई जाती है। तथा डीएनए की ये जो बच्चों यहाँ पे दो श्रृंखला पाई जाती है, एक श्रृंखला तो ये हो गई, एक श्रृंखला हो गई, तो डीएनए की दो श्रृंखला पाई जाती है। और क्योंकि डीएनए में दो चेन पाई जाती है, इसीलिए क्या बोलते हैं? डबल। बच्चों हेलिक्स का मतलब क्या है? हेलिक्स का मतलब हुआ करता है घुमावदार। जैसे डीएनए में दो चेन है, और बच्चों डीएनए में ये दो चेन इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से ऐसे घूमती हुई आती है। तो एक चेन घूमती हुई आती है और उसके साथ में दूसरी चेन भी आ रही है इस प्रकार से। अर्थात जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर दो चेन पाई जाती है और डीएनए की दोनों श्रृंखला ऐसे घूमती हुई आती है। इसको बच्चों बोलते हैं डबल हेलिक्स। बच्चों हेलिक्स का मतलब क्या होता है? बच्चों हेलिक्स का मतलब होता है घुमावदार, कुंडलाकार। ये बच्चों यहाँ पे दो चेन है।
अब ये दो चेन इस प्रकार से जो आप देख रहे हो, ये बच्चों यहां पे दो चेन है, ये दोनों चेन बच्चों इस प्रकार से नहीं आ रही है, बल्कि दो चेन साथ साथ ऐसे घूमते हुए नीचे उतर रही है। इस प्रकार से बच्चों क्या हो रही है, दो चेन साथ साथ में आ रही है। इसको समझने का बहुत ही सिंपल तरीका बच्चों ये है, जिस प्रकार से आपने देखी होगी कि लोहे की सीढ़ी होती है, और बच्चों लोहे की सीढ़ी इस प्रकार से घूम के ऊपर जाती है। तो लोहे की सीढ़ी में जो बच्चों दोनों हत्थे होते हैं, वो दोनों हत्थे बच्चों बराबर दूरी पर है, और वो दोनों हत्थे बच्चों इस प्रकार से घूमते हुए आगे चलते हैं। समझ रहे बात को? उसी प्रकार से बच्चों क्या होता है, यहाँ पे दो चेन है और ये बच्चों दोनों चेन इस प्रकार से आगे चल रही है। अर्थात डीएनए का निर्माण दो श्रृंखला से हुआ है, और डीएनए का निर्माण जिन दो श्रृंखला से होता है, उन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में दूरी बराबर होती है। आप ये मत समझना कि सर देखो यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ दूरी ज्यादा है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। दूरी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में दूरी बराबर है। लेकिन बच्चों वो चेन इस प्रकार से घूम के आ रही है ना, तो जब ये दोनों चेन इस प्रकार से घूम के आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि साहब चेन इस प्रकार से पास पास में आ रही है। चेन दोनों पास पास में कभी नहीं आती है। डीएनए में दोनों चेन हैं जिनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम निश्चित है। बस बच्चों ऐसे वो घूमते हुए आगे बढ़ती रहती है। समझ रहे बात को? ये यहां पे सीन है। तो हम इस बात को कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि डीएनए जो है बच्चों, डीएनए की संरचना आप कह सकते हो डबल हेलिक्स, इसे बच्चों कहा जाता है द्विकुंडलाकार, डबल हेलिक्स मॉडल के अनुरूप, डबल हेलिक्स मॉडल के अनुरूप समझी जा सकती है। और बच्चों यहां पर ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया बराबर वॉटसन एंड क्रिक ने। तो बच्चों सबसे पहले वॉटसन तथा क्रिक ने यह समझाया था कि किस प्रकार से डीएनए का निर्माण दो हेलिक्स से होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से होता है ये यूं, इस प्रकार से। देखो बच्चों यहां पर क्या है, दो चेन है, और बच्चों दोनों चेन जो है, ये दोनों चेन इस प्रकार से बच्चों घूमते हुए आ रही है। तो दोनों चेन के बच्चों बीच की दूरी तो क्या है, नियत है। बस बच्चों वो चेन इस प्रकार से घूमते हुए आती है। तो यहाँ पर डीएनए के अंदर दो चेन है, एंड ये जो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हो डीएनए में, ये जो आप देख रहे हो इसको बच्चों बोलते हैं डीएनए की बैकबोन। जो बच्चों डीएनए है, ये डीएनए की बैकबोन है। इसे आप बोल सकते हो डीएनए का आधार। ये बच्चों डीएनए का आधार है। और बच्चों डीएनए का ये जो आधार है, मैंने बताया था आपको, डीएनए में 3 घटक होते हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह। बच्चों यहाँ पर ये जो आप डीएनए का आधार देख रहे हो, ये बच्चों बनता है दो चीज से। यहाँ पर एक तो होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर यहाँ होती है, प्लस बच्चों एक यहाँ पे होता है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डीएनए का जो आधार है वो पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट समूह से बनता है। ये एक आधार, और दूसरा आधार इस चेन का हो गया। डीएनए की दोनों श्रृंखला के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, जो कि
फिक्स है। अब बच्चों इस डीएनए के अंदर क्या होता है, इस डीएनए के अंदर जो आधार है बच्चों वहां से निकलता है नाइट्रोजन क्षार, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, बच्चों कोई भी हो सकता है। ए के सामने क्या आएगा बच्चों, थाइमिन, ए के सामने थाइमिन, टी के सामने ए, जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी के सामने ए, सी के सामने जी के सामने सी के सामने जी। उसके बाद जो बच्चों यहाँ पर ए है, ए के सामने टी, इस प्रकार से ए के सामने टी, ए के सामने टी के सामने ए, टी के सामने ए, सी के सामने जी, सी के सामने जी। ए और टी जो है यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, और जो बच्चों सी जी हुआ करते हैं, इन सी जी के बीच में क्या आता है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, टी डबल बॉन्ड ए, टी डबल बॉन्ड ए, टी डबल बॉन्ड ए, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इस प्रकार से। ठीक है, ये बच्चों यहाँ कंडीशन पाई जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डीएनए की दोनों श्रृंखला के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी हुआ करती है, तथा आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि डीएनए का जो आधार है वो किससे बनता है, पेंटो शुगर और पेंटो शुगर और फॉस्फेट समूह से बनता है। और देखो बच्चों यहां पर जो आधार है बच्चों, इस आधार में से क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साहब जो आधार श्रृंखला है, इस आधार श्रृंखला से नाइट्रोजन बेस निकलता है। समझ रहे बात को, क्या निकलता है बच्चों, नाइट्रोजन बेस निकलता है। फिर हम कह सकते हैं कि दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ करते हैं। फिर बच्चों आगे बात करें अपन कि साहब डीएनए की दोनों श्रृंखला जो है, देखो बच्चों डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे बात करें बच्चों, डीएनए जो है, इस डीएनए में दोनों श्रृंखलाएं आप कह सकते हो राइट हैंडेड कोइलिंग दर्शाती है। जैसे बच्चों डीएनए में दोनों श्रृंखला जो है बच्चों इस प्रकार से ऐसे बच्चों घूमती हुई आती है, घड़ी की सुई की दिशा में राइट हैंडेड बच्चों ऐसे ये कोइलिंग दर्शाती है। दोनों श्रृंखला 2 है, ऐसे साथ साथ में घूम के बच्चों नीचे आती है यूं। आगे बात करें, हम कह सकते हैं बच्चों डीएनए में जो पिच की बात हम करें यहां पर, जैसे एक पूरा घुमाव, तो यहां से लेकर आप कह सकते हो यहां तक, मतलब जैसे मान लो बच्चों डीएनए ऐसा है तो बच्चों पूरा ऐसा घूम के वापस यहां पे आना, एक पूरा घुमाव जो बच्चों होता है उसको बोलते हैं डीएनए की पिच। ये डीएनए की एक पिच है, एक पूरा घुमाव है। और बच्चों डीएनए की जो पिच है उसमें याद रखना 10 बेस पेयर होते हैं। बच्चों बेस पेयर मतलब क्षार युग्म, जैसे 80 2 क्षार है, एक क्षार युग्म बन गया, 2 क्षार मतलब एक क्षार युग्म, तो एक क्षार युग्म, 2 क्षार युग्म, 3 क्षार युग्म। डीएनए की बच्चों पिच में 10 क्षार युग्म होते हैं, अर्थात 20 क्षार होते हैं। अगर युग्म की बात करो ATCG तो बच्चों युग्म कितने हो गए, 10 हो गए। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि साहब जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर डीएनए की
जो बच्चों पिच होती है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितने बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉम है। और एक पिच में, एक घुमाव में बच्चों 10 क्षार युग्म होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। तो बच्चों दो बेस पेयर के मध्य की दूरी कैसे निकालोगे? 34 एंगस्ट्रॉम बटा 10 बोले तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि डीएनए में एक पूरे घुमाव में, डीएनए की एक पिच के अंदर 10 क्षार युग्म होते हैं। तो दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितनी होगी? 34 बटा 10 बराबर 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। डीएनए में दो चेन होती है, एक चेन होती है 3 डेज से 5 डेज, 3 डेज से 5 डेज, दूसरी होती है बच्चों 5 डेज से 3 डेज। ठीक है, अर्थात डीएनए में दो चेन है, एक तो 3 से 5, एक 5 से 3। 3 डेज का मतलब होता है कि साहब यहाँ पे तीसरे कार्बन के ऊपर, यहाँ पे तीसरे कार्बन के ऊपर OH समूह है। 5 डेज का मतलब होता है कि 5वें कार्बन पे फॉस्फेट समूह है। बच्चों ये डीएनए की चेन में कौन सा सिरा हो गया? 5 डेज। तो 5 डेज का मतलब क्या होता है कि साहब 5वें कार्बन के ऊपर फॉस्फेट समूह होता है। 3 डेज का मतलब क्या है? तीसरे कार्बन के ऊपर OH समूह होता है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे डीएनए की श्रृंखला है, डीएनए की संरचना होती है। अब बच्चों डीएनए की आणविक संरचना कैसे है वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। 3 डेज कहाँ से आया, 5 डेज कहाँ से आया, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे बच्चों डीएनए में दो चेन है, वो इस प्रकार से होती है। जैसे आप ये देखो, ये बच्चों यहाँ पे क्या है? पेंटोस शर्करा। ये बच्चों देखो यहाँ पे क्या जुड़ गया? क्षार। मान लो एडेनिन जुड़ गया, नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया, एडेनिन। अब ये बच्चों पेंटोस शर्करा, ये नाइट्रोजन क्षार क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अब बच्चों इससे जोड़ दूंगा मैं, फॉस्फेट जोड़ दूंगा यहाँ पर, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ये राइबोस शर्करा, ये नाइट्रोजन क्षार। बच्चों पता है ना आपको नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार है। यहाँ लिख देता हूं मैं। नाइट्रोजन क्षार जो है वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो यहाँ पे होते हैं प्यूरिन, एक तो है बच्चों प्यूरिन, एक बच्चों यहाँ पे होते हैं पिरिमिडिन। पिरिमिडिन, प्यूरिन बच्चों कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, ये बच्चों प्यूरिन कहलाते हैं। और पिरिमिडिन क्षार कौन से होते हैं? जैसे साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन। एडेनिन और ग्वानिन को बोलते हैं प्यूरिन। साइटोसिन और थाइमिन, बच्चों थाइमिन तो होता है डीएनए में, और आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या आता है? यूरेसिल। दोनों में से एक होगा, डीएनए में थाइमिन, आरएनए में यूरेसिल, बाकी साइटोसिन दोनों में होगा। तो बच्चों ये यहाँ पे क्षार होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार अपने पास में ये हो सकता है एडेनिन, ग्वानिन। ये बच्चों क्या हो सकते हैं? पिरिमिडिन हो सकते हैं, नाइट्रोजन क्षार। तो पेंटोस शर्करा जो है, इस पेंटोस शर्करा से कौन जुड़ता है? नाइट्रोजन क्षार। मैंने पढ़ाया था आपको, पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। और बच्चों इस पेंटोस शर्करा से फॉस्फेट जुड़ता है किस बंध के द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये पेंटोस शर्करा, ये साइटोसिन मान लेता हूं मैं यहां पर, यहां फॉस्फेट समूह। तो पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार बच्चों क्या बन गया? ये बच्चों यहां पे बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 घटकों से। न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 घटकों से।
तीन घटक कौन से न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शर्करा होगी, नाइट्रोजन क्षार होगा और फास्फेट समूह होगा। समझ रहे बात को? ये बच्चों फॉस्फेट समूह है, ये बच्चों यहाँ पे 5वें कार्बन के ऊपर है, ये है पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ चौथा, 5 2 कार्बन होते हैं इस प्रकार से, जैसे यूं इसकी संरचना हुआ करती है CH2OH। तो देखो बच्चों राइबोस शर्करा में क्या है, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कार्बन। बच्चों फॉस्फेट यहाँ जुड़ता है OH के स्थान पर, तो फॉस्फेट कहाँ जुड़ गया, CH2 पे, अर्थात किस कार्बन में जुड़ गया, जो 5वां कार्बन है वहां जुड़ गया। तो आप ये बात मान के चलना कि बच्चों यहाँ पर ये है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, यहाँ बच्चों चौथा कार्बन होगा, उस पर क्या लगा होगा CH2OH, और यहाँ जो CH2 वाला 5वां कार्बन है वहां जुड़ गया फॉस्फेट, इस प्रकार से। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरे ख्याल से बात समझ गए आप। अब बच्चों इसके बाद में क्या होगा, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं बंध के द्वारा, ये बंध बन गया। देखो बच्चों ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट जुड़ता है अगले न्यूक्लियोटाइड के इस कार्बन के ऊपर, ये बच्चों कौन सा कार्बन है, ये होता है यहाँ पे तीसरा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, और इस बंध का नाम होता है, पता है आपको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बच्चों बॉन्ड जोड़ता है इस न्यूक्लियोटाइड को इस न्यूक्लियोटाइड से। कौन सा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बताओ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच बना है। तो देखो बच्चों इस बॉन्ड में यहाँ पे कौन सा कार्बन है, तीसरा, और बच्चों यहाँ पे फॉस्फेट, बताओ फॉस्फेट कौन से कार्बन पे होता है, 5वें पर, तो 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बच्चों क्या है, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ओके, ये बच्चों यहाँ पे डीएनए में एक चेन। अब बात करते हैं डीएनए की दूसरी चेन की। देखो बच्चों यहाँ पे फॉस्फेट है, बताओ फॉस्फेट कौन से कार्बन पे होता है, 5वें पे, तो इसका नाम हो गया 5' बताओ बच्चों ये कौन सा कार्बन होता है, तीसरा, इसको बोलते हैं 3' तो यहाँ पे क्या होता है, OH। ठीक है, अर्थात डीएनए की एक चेन होती है, इस डीएनए की एक श्रृंखला में एक होता है 5' भाग, एक होगा 3' भाग। 5' भाग पर क्या होता है, फॉस्फेट, और देखो बच्चों 3' भाग पर यहाँ पे क्या आता है, OH। स्ट्रक्चर याद ना आपको, यहाँ पे क्या होता है, OH, यहाँ पे OH। तो इस कार्बन का मतलब क्या है, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ पे OH पाया जाता है। अरे बच्चों बात समझ रहे हो, ये स्ट्रक्चर की बात है। इसके बाद में डीएनए की दूसरी श्रृंखला, ये होती है उल्टी इसकी, इस प्रकार से। यू, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो बच्चों ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पे क्या आ गया, नाइट्रोजन क्षार, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, टी के सामने ए। अब बच्चों यहां याद करो तीसरे कार्बन पर ये बच्चों यहाँ 5वां कार्बन है, यहां कौन जुड़ता है, फॉस्फेट, ये फॉस्फेट जुड़ गया 5वें कार्बन के ऊपर। यू, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ये बच्चों यहाँ पे कौन सा बंध है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब है तीन चीजें, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह। इन तीन चीज को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या होगा, दोनों चेन के बीच में नाइट्रोजन क्षार के बीच क्या बनता है बच्चों, बॉन्ड। 80 के बीच डबल बॉन्ड, Cg के बीच ट्रिपल बॉन्ड, Cg के बीच ट्रिपल बॉन्ड, 80 के बीच में डबल बॉन्ड। ये बच्चों यहां पे सीन आता है। ये बच्चों यहां डीएनए बन गया। देखो बच्चों यहां पे क्या आता है, तीसरा कार्बन, तो क्या बोल दोगे, 3' बच्चों ये फॉस्फेट कौन से कार्बन पे होता है, 5वें पे, 5' तो हम यहां कह सकते हैं कि साहब डीएनए में दो श्रृंखला होती है, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में
हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों यहां पाए जाते हैं। एंड आप कह सकते हो कि दोनों श्रृंखला एक दूसरे के होती है प्रति समानांतर, प्रति समानांतर श्रृंखलाएं बच्चों यहां पाई जाती है। देखो प्रति समानांतर कैसे, एक तो होता है 3 डेज से 5 डेज, 3 से 5, दूसरा कैसा है 5 से 3। अगर बच्चों दोनों 3 से 5, 3 से 5 होते उसको बोलते समानांतर, दोनों 5 डेज होते उसको क्या बोलते समानांतर। लेकिन देखो बच्चों डीएनए में एक श्रृंखला 5 से 3, दूसरी 3 से 5, अर्थात डीएनए में दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर होती है। डीएनए में दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम क्यों होती है वो देखते हैं अपन। जैसे आप बच्चों यहां कंडीशन देख सकते हो अपने डीएनए में बच्चों एडेनिन जो है वो जुड़ता किससे है, थाइमिन से। और जो बच्चों साइटोसिन है वो जुड़ता किससे है, ग्वानिन से। बच्चों एडेनिन क्या होता है, ये है प्यूरिन। थाइमिन क्या होता है, पिरिमिडिन। साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन। ग्वानिन क्या है, प्यूरिन। अर्थात हम कह सकते हैं डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच में प्यूरिन जुड़ता है पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन जुड़ता है प्यूरिन से। ए जुड़ता है टी से, सी जुड़ता है जी से, अर्थात प्यूरिन जुड़ता है पिरिमिडिन से। समझ रहे बात को। ये बच्चों यहां पे सीन है। प्यूरिन जो होता है ना बच्चों उसमें होती है 2 वलय और जो पिरिमिडिन है उसमें होती है 1 वलय। तो इसकी 2 वलय जुड़ती है, इसकी 1 वलय से कितनी होगी, 3 वलय। इसकी जुड़ती है 1 वलय, इसकी 2 वलय से वलय कितनी होगी, 3। अर्थात आप ऐसे देखो ये बच्चों प्यूरिन है, ये जुड़ता है पिरिमिडिन से, ऐसे पिरिमिडिन जुड़ता है प्यूरिन से। तो देखो बच्चों प्यूरिन और पिरिमिडिन के मिलने से जो बच्चों लंबाई है वो बराबर रहती है। अगर प्यूरिन प्यूरिन जुड़ते तो 2 वलय प्यूरिन की, 2 वलय पिरिमिडिन की, 4 वलय हो जाती, अर्थात डीएनए यहां पे चौड़ा हो जाता। अगर पिरिमिडिन जुड़ता पिरिमिडिन से तो दोनों की एक एक वलय जुड़कर 2 वलय हो पाती। तो बच्चों डीएनए कहां से चौड़ा कहां से सकड़ा, कहीं चौड़ा कहीं सकड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, प्यूरिन जुड़ता है पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन जुड़ता है प्यूरिन से, अर्थात 1 + 2 3, 2 + 1 3। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है और वो नियत रहती है क्योंकि प्यूरिन जुड़ता है पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन जुड़ता है प्यूरिन से। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। प्यूरिन ऐसे नाइट्रोजन क्षार होते हैं जिनमें 2 वलय पाई जाती है। पिरिमिडिन वो नाइट्रोजन क्षार है जहां एक ही वलय पाई जाती है। बच्चों प्यूरिन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है। पिरिमिडिन कौन है, थाइमिन और साइटोसिन है। ये बच्चों यहां पे कंडीशन है। इसको बच्चों बोलते हैं डीएनए का वाटसन तथाकथित द्वारा दिया गया द्विहेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल, जिसके अनुसार डीएनए में 2 श्रृंखलाएं हैं और दोनों श्रृंखलाएं ऐसे घूमती हुई नीचे उतरती है। फिर बच्चों यहां बात करते हैं चारग्राफ का नियम। चारग्राफ्स रूल। जो बच्चों चारग्राफ है, इस चारग्राफ ने एक नियम दिया था, उसको बोलते हैं चारग्राफ का नियम। देखो वो क्या है। हम कह सकते हैं कि चारग्राफ का नियम जो है वो क्या है। ये बच्चों हम कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड के लिए लागू है।
जैसे मान लो बच्चों आपके पास में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके लिए लागू है। बच्चों आपके पास अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो बच्चों उसके लिए भी लागू है। चारग्राफ ने एक नियम दिया था, उसको बोलते हैं चारग्राफ का नियम। वो लागू है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा ना बच्चों, उसके लिए भी लागू है। चारग्राफ का नियम क्या बोलता है कि साहब दो चेन होती है और दोनों चेन में एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से और जो साइटोसिन है वो जुड़ता है ग्वानिन से। ठीक है, चारग्राफ ये बताता है कि डीएनए जो होता है उस डीएनए के अंदर ए जुड़ता है टी से, सी जुड़ता है किससे, जी से। ए क्या है, प्यूरिन, टी क्या है, पिरिमिडिन, सी क्या है, पिरिमिडिन, जी क्या है, ग्वानिन। इस बात को चारग्राफ ने यह कहा था नंबर 1 कि डीएनए जो है उस डीएनए में प्यूरिन सदैव पिरिमिडिन से जुड़ता है, प्यूरिन सदैव पिरिमिडिन से जुड़ता है। ठीक है, ए जुड़ता है किससे, टी से, और बच्चों सी किससे जुड़ता है, जी से। समझ रहे बात को। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे डीएनए है, तो बच्चों इस डीएनए में ए के सामने क्या आता है, टी, टी के सामने क्या आता है, ए, सी के सामने क्या आता है, जी, जी के सामने क्या आता है, सी, टी के सामने क्या आता है, ए। ठीक है बच्चों, तो देखो ए के सामने टी, मतलब जहां पर प्यूरिन है उसके सामने पिरिमिडिन आएगा ही आएगा। तो चारग्राफ ये बताता है कि साहब डीएनए जो होता है उस डीएनए में प्यूरिन की संख्या पिरिमिडिन के बराबर होती है, पिरिमिडिन के इक्वल होती है। जितने प्यूरिन उतने पिरिमिडिन डीएनए में। तो कहने का मतलब यह है कि प्यूरिन बटा पिरिमिडिन जो है ये कितना आ गया, 1। भाई डीएनए में जितने प्यूरिन है उतने पिरिमिडिन हो गए, तो प्यूरिन की संख्या बच्चों किसके बराबर है, पिरिमिडिन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। तो बच्चों प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन के है, तो प्यूरिन बटा पिरिमिडिन कितना हो गया, 1 हो गया। बताओ प्यूरिन कौन से होते हैं, प्यूरिन होते हैं बच्चों एक तो एडेनिन प्लस ग्वानिन, पिरिमिडिन क्या है, साइटोसिन प्लस थाइमिन। बच्चों इनका अनुपात 1 आता है, अर्थात डीएनए में प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन है, अर्थात प्यूरिन बटा पिरिमिडिन का अनुपात 1 आता है, एजी बटा सिटी का अनुपात भी 1 आता है। चारग्राफ ने सिर्फ इतना कहा था कि प्यूरिन की संख्या पिरिमिडिन के बराबर होती है, यही कथन है चारग्राफ का। लेकिन बच्चों इस कथन को हम इस तरीके से रूपांतरित कर सकते हैं, इस कथन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों चारग्राफ ने क्या कहा था, चारग्राफ ने कहा था कि प्यूरिन की संख्या पिरिमिडिन के बराबर होती है, तो हमने वही तो किया, प्यूरिन बटा पिरिमिडिन 1, बात एक ही है। प्यूरिन क्या होता है, एजी, पिरिमिडिन क्या है, सिटी। ये लो, तो एजी बटा सिटी क्या आ गया, 1 आ गया, बात एक ही है बच्चों। आगे बात करें। अब बच्चों क्या होता है, डीएनए में उसने बताया था कि ए जुड़ता है टी से, और बच्चों सी किससे जुड़ता है, जी से। तो डीएनए में 80 कितने आते हैं, सीजी 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 कितने आते हैं, ये बच्चों डीएनए में फिक्स होते हैं। अर्थात 80 बटा सीजी का जो अनुपात है ये बच्चों नियत रहता है, ये नियत रहा करता है। ये बच्चों यहां पे चारग्राफ का नियम है। तो चारग्राफ ने बच्चों 2 कथन दिए थे, एक तो ये दिया था और एक ये दिया था। चारग्राफ ने कहा था प्यूरिन की संख्या पिरिमिडिन के बराबर होती है, ये बच्चों पूरी बात इसी में आ गई।
चार ग्राफ में प्यूरिन की संख्या पिरिमिडिन के बराबर होती है, तो प्यूरिन बटा पिरिमिडिन बराबर 1, Ag बटा Ct बराबर 1, तथा डीएनए में At और Cg का जो अनुपात है वो बच्चों नियत रहता है। आगे बात करें, जैसे फॉर प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें At जो है इससे ज्यादा होते हैं Cg, तो प्रोकैरियोटिक सेल में At और Cg का जो अनुपात है वो क्या आ गया, 1 से कम। अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, तो फॉर यूकैरियोटिक सेल, बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका में At और Cg जो हुआ करते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में At और Cg जो होते हैं उनमें ज्यादा कौन है, At, तो इनमें फिर At बटा Cg का अनुपात बच्चों क्या होता है, 1 से ज्यादा। ये बच्चों यही बात है, इसने क्या कहा था कि At और Cg का अनुपात नियत रहता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 1 से कम, यूकैरियोटिक कोशिका में 1 से ज्यादा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ज्यादा Cg होता है, यूकैरियोटिक में ज्यादा At होता है। ये बच्चों यहाँ पे सीन है। आगे बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं चार ग्राफ के नियम से। क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी डीएनए में एडेनिन 15% है, तो थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन कितने होंगे। देखो बच्चों, हमको पता है ए किससे जुड़ता है, टी से, सी किससे जुड़ता है, जी से। बस हो गया आंसर। ए जुड़ता है टी से और सी जुड़ता है जी से, मतलब ए के सामने टी जरूर आएगा और सी के सामने जी भी जरूर आएगा। अगर बच्चों ए 15 है तो ए के सामने टी जरूर आएगा, तो टी भी कितना होगा, 15। एडेनिन 15 है तो बच्चों थाइमिन भी कितना होगा, 15 होगा। एडेनिन थाइमिन 15% हो गए, तो 15 कितने हो गए, 30। 100% में से 30% तो हो गया 80, पीछे कितना बच गया, 70। तो 70 में से बच्चों 35% तो क्या हो गया, साइटोनिन, और बच्चों 35% क्या हो गया, ग्वानिन। अर्थात थाइमिन यहाँ पे 15%, साइटोसिन 35%, ग्वानिन भी 35% हो जाएगा। ऐसे बच्चों क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर डीएनए के अंदर आपको ऐसे बोल दे कि अगर डीएनए में साइटोसिन 30% है, तो एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन इनकी मात्रा बताओ। वही बात, ए जुड़ता है टी के सामने, सी जुड़ता है जी से। ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी आएगा, तो बच्चों अगर यहाँ पे साइटोसिन 30 है, ये 30% है, तो ग्वानिन भी कितना हो गया, 30%। 30 ये 60, पीछे कितने बच गए, 40, तो 20% एडेनिन और 20% बच्चों क्या हो गया, थाइमिन आ जाएगा। एडेनिन कितना होगा, 20%, थाइमिन कितना होगा, 20%, ग्वानिन बच्चों कितना होगा, 30% होगा। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आपको करना है, बड़ा सिंपल है। इसके अलावा आगे बात करें, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बच्चों ऐसे आएगा कि साहब डीएनए में एडेनिन अगर 30% है, तो प्यूरिन बताओ, तो प्यूरिन कितना परसेंट होगा और पिरिमिडिन कितना परसेंट होगा। बच्चों डीएनए में दो ही तो होते हैं, प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, दोनों कितने होते हैं, मैंने बताया था आपको, प्यूरिन बटा पिरिमिडिन कितना आता है, 1, अर्थात दोनों 50-50% हो गए। तो बता दो ना, प्यूरिन कितना होगा, 50%, पिरिमिडिन भी कितना होगा, 50%। अगर ऐसे नहीं करो तो वैसे कर लो,
ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी आएगा। ए कितना है 30, टी भी कितना हो गया 30, 30 30 60, पीछे बच गए 40, तो 20 हो गया साइटोसिन और 20% ही क्या हो गया ग्वानिन। प्यूरिन कितना होता है, ए और जी प्यूरिन है तो 30 20 50, सी और टी पिरिमिडिन है तो 30 20 50, अर्थात प्यूरिन हमेशा 50% ही होगा, पिरिमिडिन भी हमेशा 50% होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि साहब किसी डीएनए में साइटोसिन, किसी डीएनए में साइटोसिन 50 है तो ग्वानिन कितने होंगे मान लो बच्चों साइटोसिन यहां पे 15 है तो ग्वानिन कितने होंगे, पहला ऑप्शन 15, दूसरा 35, तीसरा 64, चौथा ज्ञात नहीं कर सकते। बच्चों पहले मैंने बताया था ग्वानिन 50% है तो थायमिन कितना परसेंट होगा, वो अलग क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ परसेंट नहीं है, यहाँ बिना परसेंट के है। अगर आपको ऐसे बोल दे किसी क्लास में 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, सिंपल 60%। किसी क्लास में 10% लड़के हैं, लड़कियां कितनी होगी 90%, क्लियर। लेकिन ऐसे बोल दे किसी क्लास में 26 लड़के हैं, लड़कियां कितनी होगी, आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो बच्चों हम कह सकते हैं डीएनए में अगर साइटोसिन 15 है तो ग्वानिन कितने होंगे, हम बच्चों ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात तभी कर सकते हैं जब परसेंट दिया हुआ हो। अरे बात समझ रहे हो, एडेनिन 20%, थायमिन 20%, लेकिन यहां पर हम बच्चों ये नहीं बता सकते कि साइटोसिन अगर 15 है तो ग्वानिन कितने होंगे, इट इज नॉट कैलकुलेटेड। अगर ऐसे बोलता कि साइटोसिन 15% है तो ग्वानिन कितने होंगे, 15% साइटोसिन है तो बच्चों ग्वानिन भी कितना होगा 15% ही होता, सी के सामने जी आता है। लेकिन बच्चों परसेंटेज मात्रा नहीं है तो आप अणुओं की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो पर्सन में परसेंटेज दिया हो तभी आप ज्ञात कर सकते हो, बिना परसेंटेज के आप ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए ये बच्चों बात अपने यहाँ पे हुई चाग्राफ नियम की, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।